अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक हमारा है फार्माकोडायनामिक्स का। अगर हम पिछले लेक्चर से बात करें तो हम फार्माकोलॉजी की जब स्टडी कर रहे थे और इसमें ब्रांचेस थी, तो उसमें दो ब्रांचेस फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक की ऐसी थी कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं। यानी आपकी बॉडी में जब ड्रग जाती है तो आपकी बॉडी उसके साथ क्या काम करती है। जबकि डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि आपने कोई भी ड्रग ली, वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। चाहे वो किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन को ठीक कर रहा है या आपकी बॉडी के सेल्स के स्ट्रक्चर्स में, बॉडी के स्ट्रक्चर्स में कोई चेंज ला रहा है। ये होती है फार्माकोडायनामिक्स। इसमें हम फोकस करेंगे क्या चीज, इसमें हम करेंगे ड्रग के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे और इसके फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल इफेक्ट जो हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ फार्माकोडायनामिक्स मेनली क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रिसेप्टर्स की स्टडी होती है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग, यानी कोई भी ड्रग आपकी बॉडी में जाके अपना इफेक्ट किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, इसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मुख्तलिफ रिसेप्टर होते हैं या मुख्तलिफ टारगेट साइट्स होती हैं जो कि सेल्स के ऊपर या सेल्स के अंदर है और जिसके साथ जाके हमारे पास कोई भी ड्रग इंटरेक्ट करके अपना असर दिखाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिन चीजों पे वो करता है, उसमें क्या है कि मॉलिक्यूलर उसका कोई खास स्पेसिफिक टारगेट होता है। हर ड्रग के लिए क्या है, कोई स्पेसिफिक टारगेट का होना जरूरी है जिसके साथ जाए और वो अपना असर दिखाए। वो टारगेट कोई सेल के ऊपर रिसेप्टर, कोई चैनल भी हो सकता है, एंजाइम्स भी हो सकते हैं और बॉडी में मौजूद कोई केमिकल कंपाउंड भी हो सकते हैं। किसी भी तरीके से उसने अपना रिएक्शन शो करना है, उसने अपना काम दिखाना है। इसके अलावा ये रिएक्शंस फिजिकल और केमिकल एक्शंस भी हो सकते हैं। रिएक्शंस भी हो सकते हैं, फिजिकली भी वो किसी चीज के साथ आपकी ड्रग जाएगी, फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर किसी उसके साथ लग गई है और उसने अपना मैकेनिज्म अपना शो कर दिया है। स्किन के टॉपिकली हमने कोई ड्रग लगा दी और उधर ही उसने अपने इफेक्ट शो कर दिया। जैसे कोई स्किन बहुत ड्राई है तो इसके ऊपर मैंने वेसलीन वगैरह या कोई लोशन लगाई और वो स्किन की खुश्की खत्म हो गई। केमिकल मैकेनिज्म्स में क्या है, अगर हम ऐसी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल किसी एंटासिड के लिए जो मैदे की तेजाबियत को कम करता है। अब एसिडिटी में क्या होता है कि आपके स्टमक में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स को देते हैं। जब एंटासिड बॉडी में जाता है, वो बेसिक जो है ना, वो बेसिक कंपाउंड होता है असल में। तो बेसिक कंपाउंड सोडियम बाइकार्ब वगैरह होते हैं, वो जब आपके स्टमक में जाते हैं तो इस एसिड के साथ जब बेस के साथ मिलते हैं, तो हमें पता है कि जब एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन होती है तो उसे सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। जब उसे सॉल्ट एंड वाटर बना तो यहाँ पर केमिकल मैकेनिज्म हमें देखने को मिला, केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में वो एसिड जो है उसका लेवल नीचे चला गया, वो सॉल्ट बन गया। तो मैदे की तेजाबियत को ये कम कर देगा। अब यहाँ पे इसने किसी रिसेप्टर, किसी टारगेट साइट पे कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या किया, डायरेक्टली हमारे पास अपना असर उसने दिखा दिया दवाई ने, मगर केमिकल रिएक्शन के जरिए। फिर होती है ड्रग रिसेप्टर की इंटरेक्शन। ड्रग रिसेप्टर की इंटरेक्शन में हमारे पास क्या आते हैं कि कोई भी ड्रग बॉडी में जाता है और वो रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है और रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद वो अपना इफेक्ट शो करता है। अब ये रिसेप्टर बाइंडिंग हमारे पास जो है तो किसी भी तरह से हो सकती है, रिसेप्टर सेल के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं और ये रिसेप्टर सेल के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। रिसेप्टर बाइंडिंग से क्या होता है, उसके बाद वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। रिसेप्टर खुलता है, रिसेप्टर बंद होता है, आयंस अंदर जाते हैं, आयंस बाहर आते हैं, मुख्तलिफ तरह के काम हो सकते हैं। दो तरह की रिसेप्टर बाइंडिंग होती है, रिवर्सिबल बाइंडिंग और इरिवर्सिबल बाइंडिंग। रिवर्सिबल बाइंडिंग में हमारे पास जो बॉन्ड बन गया है ड्रग मॉलिक्यूल और रिसेप्टर के दरमियान, वो बड़ा वीक होता है, कमजोर होता है, जो कि कुछ देर रहता है और फिर हट जाता है, जिसकी वजह से ऐसी ड्रग्स की हाफ लाइफ भी कम होती है। जल्दी ही ये अपना काम दिखा के हट जाती है सेल से। जबकि इरिवर्सिबल बाइंडिंग वो होती है जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसके नतीजे में उस ड्रग का असर, जितनी ज्यादा देर कोई ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है उतनी ज्यादा देर उसका असर भी रहता है। तो उतना ज्यादा देर इसका असर हमारे पास बॉडी पर उस ड्रग का रहेगा।
फिर ड्रग की एंजाइम के साथ भी इंटरेक्शन होती है। बॉडी में मौजूद एंजाइम्स के साथ ड्रग इंटरेक्ट करके अपना जो है तो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और हमारे पास सेल्स पे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एज ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि एज ए रिसेप्टर के काम करते हैं। आपको ड्रग जाती है, उन एंजाइम्स के साथ बाइंड होती है, और वो एंजाइम्स जो हैं फिर आगे फॉस्फोराइलेशन वगैरह करके आयन के रिफ्लक्स को बढ़ा देते हैं सेल के अंदर, जिससे वो अपना असर प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो है ड्रग का काम करना कि वो एंजाइम पे कैसे अपनी एक्टिविटी शो करता है, तो दो तरीके से होता है। एक होता है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ड्रग एंजाइम के साथ कंबाइन हुई, एंजाइम वाले रिसेप्टर पे गई, बाइंड हुई, और उसने उस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। जब एक्टिवेट होगी तो हमारे पास क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कैसे होती है? इनहिबिशन का मतलब रोकने का है। ड्रग गई, बाइंड हो गई एंजाइम के साथ, और एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। सो एक तरीका ये हो गया, एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई, जो असर वो दिखा रहा था वो रुक जाएगा। हमारे पास ड्रग सारी इसी तरह से होती हैं, आइदर वो किसी रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं या रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम करती हैं। अब ड्रग की जो कॉम्बिनेशन है एंजाइम्स के साथ, ये दो तरह की हो सकती है, जिसमें हमारे पास कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव एंटागोनिज्म आती है। ये सारी चीजें आगे थोड़ी पिक्चर्स के साथ, डायग्राम्स के साथ थोड़ी डिटेल में वहां पे बताऊंगी। फिर ड्रग चैनल इंटरेक्शन, हमारे पास एक और टाइप है ड्रग चैनल इंटरेक्शन की, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड चैनल जिस तरह से हैं, वो इस एग्जांपल में हमारे पास आते हैं। आपके पास है ड्रग है, वो गई और रिसेप्टर्स पे मौजूद चैनल्स के गेट्स के साथ लग गई, अटैचमेंट की, उसने रिसेप्टर को खोल दिया, और रिसेप्टर चैनल खोला तो क्या है, सोडियम पोटाशियम या क्लोरीन वगैरह जो है वो सेल के इन आयंस का अंदर बाहर जाना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से वो अपना इफेक्ट शो कर देगा। लास्ट है मिससेलेनियस मैकेनिज्म, जिसमें हम मुख्तलिफ एंटी कैंसर ड्रग्स की और रेडिएशन थेरेपी जो है वो सारी हम इसमें काउंट करते हैं। नाउ व्हाट आर ड्रग रिसेप्टर्स? ड्रग रिसेप्टर्स क्या हैं कि रिसेप्टर्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि केमिकल सिग्नलिंग में काम करते हैं, जिससे हमारे पास फिर कोई ना कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। रिसेप्टर करते हैं रिसीव करने वाले या लेने वाले को कहा जाता है। तो ड्रग रिसेप्टर ड्रग को लेने वाला। अब सेल के ऊपर ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं या सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जहां भी हो तो उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग जाएगी, अपने खास रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगी, और इसके बाइंड होने से अपना फिर वो ड्रग अपना असर शो करेगी। अब क्या है, these receptors they can be situated either on the cell surface membrane या inside the cell cytoplasm। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आदि या तो वो सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब काम कैसे किया जाता है कि ड्रग रिसेप्टर का इंटरेक्शन होता है, ड्रग जाता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होके उसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूलर चेंज लाता है, उस चेंज के नतीजे में एक इवेंट क्या इवेंट स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कि वो लाइगेंड गेटेड चैनल के साथ है, तो उससे क्या होगा, एकदम से आयंस जो है वो सेल के जब वो चैनल के साथ बाइंड हो जाएगी ड्रग, तो चैनल को खोल देगी, दरवाजा खुला, हमारे पास आयंस जो है वो सेल के अंदर या बाहर आना जाना शुरू होगा और एक काम शुरू हो जाता। अब ये चीज रिसेप्टर और ड्रग की जो बाइंडिंग है, ये ना सिर्फ बाहर से देने वाली ड्रग्स के साथ पाई जाती है, बल्कि रिसेप्टर का ये एक्टिविटी ऑलरेडी बॉडी में मौजूद दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल्स के साथ, जो अपने बॉडी ही का हिस्सा है, उसके साथ भी होती रहती है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उन इफेक्ट को मिमिक करते हैं, मिमिकिंग दोज इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। ड्रग्स क्या करती हैं, बॉडी में ऑलरेडी मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स ऑलरेडी इन रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके अपना ये रिएक्शन इफेक्ट शो कर रही होती है, मगर वो बहुत कम परसेंटेज में होता है। हम बाहर से जब कोई ड्रग देते हैं तो वो उस परसेंटेज को बढ़ा देता है और ज्यादा असर शो होगा हमारे पास। उसके बाद दो तरह के रिसेप्टर्स, आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जो चैनल के साथ बाइंड होते हैं, जिनमें एग्जांपल्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की आती है। दूसरे होते हैं क्रोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जिनके साथ जी प्रोटीन की बाइंडिंग होती है, उनमें अल्फा बीटा निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स आते हैं। अब इफेक्ट जो इन रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हैं और इमीडिएट एंड डिलेड हैं। डायरेक्ट इफेक्ट में हमारे पास क्या है, जब ड्रग जाए
और डायरेक्ट रिसेप्टर, जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ उस रिसेप्टर ही ने फिर अपना गेट जो है खोल के और अपना रिएक्शन, अपना एक्शन जो है वो शो कर दिया। ये डायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है, ड्रग जाती है, किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, वो आगे जाके सेल में मौजूद दूसरे रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, फिर वो वाले रिसेप्टर हमारे पास जाके अपना कोई भी इफेक्ट है ना वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट ये चीज हो गई, जब वो खुद डायरेक्टली कोई रिसेप्टर के साथ ड्रग बाइंड नहीं हो रही जिसने इफेक्ट शो करना है। ड्रग एक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, वो रिसेप्टर दूसरे रिसेप्टर को या दूसरे कंपाउंड को एक्टिवेट करेगा, वो जाके फिर अपना इफेक्ट शो करेगी। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट तो ऑब्वियसली जल्दी को कहा जाता है, तो जो असर किसी ड्रग की कॉम्बिनेशन से फौरन प्रोड्यूस हो जाए, जिसमें हमारे पास सारे हाइड्रोफिलिक जो कंपाउंड्स हैं वो सब, या जो ट्रांसमीटर्स आपके पास या जो रिसेप्टर सेल के ऊपर है उसके साथ जब ड्रग बाइंड होकर कोई रिसेप्टर प्रोड्यूस करती है तो वो इमीडिएट इफेक्ट होता है। डिलेड या स्लो इफेक्ट हमारे पास तब होता है जब आपके पास रिएक्शन में क्या हो जाए, आपके पास रिसेप्टर सेल के अंदर हो, ड्रग जाए उसके साथ बाइंड हो, तो उसके सेल के अंदर जाने में, जिसमें मोस्टली हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, लिपिड लविंग, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, वो सेल के अंदर जाती हैं, सेल के अंदर जाके रिसेप्टर पे बाइंड होती हैं, फिर रिसेप्टर जाता है डीएनए को के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है, वहां पे मौजूद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ अटैचमेंट करके, तो ये बड़ा लंबा किस्सा होता है, वक्त ज्यादा लेता है। तो यहाँ पर इफेक्ट हमारे पास फौरन नहीं प्रोड्यूस होता बल्कि डिलेड होता है, लेट हो जाएगा। अब इस डायग्राम से देखें तो मैं आपको यहाँ से अब क्लियर समझाऊंगी। सबसे पहले जो ए है उसमें आपके पास पहली एग्जांपल है, इस चैनल को का 4 तरह के हमारे पास चैनल्स या रिसेप्टर्स होती हैं, मेजर 4 फैमिलीज हैं। सबसे पहले जो डायग्राम ए में है इसे कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। इस ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल में क्या होता है कि इसमें हमारे पास आयंस, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन कुछ भी आएगा, उन आयंस के फ्लो की रेगुलेशन होती है। वो किस तरह से सेल के अंदर या बाहर जाएंगे, वो ऐसा होता है कि सेल के ऊपर ये मौजूद आपको ये पर्पल कलर के बड़े रिसेप्टर्स नजर आ रहे होंगे। ये इन रिसेप्टर्स के साथ आके ये ड्रग बाइंड हो जाती है। जब ये इसके साथ बाइंड होती है तो वो इस चैनल को खोल देती है। चैनल खुलता है तो ये आयंस बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाते हैं। जब अगर कैल्शियम आयंस का रिफ्लक्स हो, वो सेल के अंदर जमा हो जाए, आ जाए, तो वो सेल की कंट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। तो ये बड़ा सिंपल और डायरेक्ट तरीका है। याद रखिए, ये जो ड्रग डायग्राम ए में बनी है, बी है और सी है, इन तीनों में हमारे पास क्या होता है कि जो ड्रग्स हैं ये सेल के ऊपर अटैचमेंट करते हैं, और यहाँ पर मोस्टली वो वाली ड्रग्स होती हैं जो हाइड्रोफिलिक या वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं। साथ में वो ड्रग्स जिनके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। अब क्यों हाइड्रोफिलिक ड्रग्स सेल के ऊपर काम करेंगी, सेल के अंदर क्यों नहीं जाती? उसकी वजह, हमारी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये बनी होती है लिपिड की बायलेयर से। अब आपको पता है कि तेल और पानी आपस में हल नहीं होते, तो इसी वजह से जो वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स या ड्रग्स हैं वो सेल के ऊपर ही अपना इफेक्ट शो करते हैं, वो सेल के अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकती। अब अगर बात करें हम सेकंड वाले पे, आप नंबर बी वाली डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये एंजाइम्स हैं। एंजाइम में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल टायरोसिन एंजाइम है, ये रिसेप्टर है जो ग्रीन में बना है, ये टायरोसिन एंजाइम है। ड्रग आई, बाइंड हुई टायरोसिन एंजाइम के इस रिसेप्टर के साथ। यहाँ पर इसकी बाइंडिंग से क्या होता है कि इसके ये एरिया जो है यहाँ पर टायरोसिन के रेजिड्यूज होते हैं। अब ये ड्रग इसकी एक्टिवेशन करती है, जिसके नतीजे में होती है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन से हमारे पास क्या होता है कि सेल में हमारे पास आयंस का रिफ्लक्स बढ़ा देगा। तो क्या हुआ, ड्रग आई, रिसेप्टर पे बाइंड हुई, ये रिसेप्टर एंजाइम है, इसको एक्टिवेट किया, इसकी एक्टिवेशन से हमारे पास फॉस्फोराइलेशन हो गई, और जिसके नतीजे में सेल ने अपनी एक्टिविटी शो कर देनी है। नाउ थर्ड वन, इस तीसरे को कहा जाता है हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जो आयंस आए हैं ट्रांसमेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स भी, और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। वही ये ड्रग्स आती हैं रिसेप्टर के साथ, जिस रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है इसे जी प्रोटीन कहा जाता है। ये जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर
जो है ये ड्रग आके इसके साथ बाइंड हुई जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ, ये प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इन्हें कहते हैं, जिसमें एग्जांपल्स हमारे पास जी क्यू, जी एस और जी आई मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स हैं, इनकी आती हैं। ड्रग आया, रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, जिसने जी क्यू को प्रोटीन को एक्टिवेट किया। इसकी एक्टिवेशन से क्या होगा कि ये आइदर जी प्रोटीन की एक्टिवेशन या तो क्या करेगी, फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिवेट करेगी। वो फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम की एक्टिवेशन से हमारे पास क्या होता है कि दो चीजें बनती हैं, एक डाइएसाइल ग्लाइसरोल बनता है, दूसरा होता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बनता है। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है उसकी प्रोडक्शन से क्या हो जाएगा कि हमारे पास कैल्शियम आयन सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू करेगी, न्यूरोट्रांसमिशन होती है। दूसरा डाइएसाइल ग्लाइसरोल जो है वो क्या करता है कि वो आगे जाके प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब प्रोटीन काइनेज एंजाइम की एक्टिवेशन से फॉस्फोराइलेशन होती है और जो उन चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम का और सोडियम का रिफ्लक्स बढ़ जाएगा। अब आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास ड्रग ने इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, इस रिसेप्टर ने जीक्यू प्रोटीन को एक्टिवेट किया। जीक्यू प्रोटीन के एक्टिवेशन से क्या हुआ कि डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आया, बल्कि इस प्रोटीन ने हमारे पास प्रोड्यूस किया क्या इफेक्ट, इसने हमारे पास फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिवेट किया। फिर वो एंजाइम आगे जाके आपके पास प्रोडक्शन करता है, सेल्स में हमारे पास फॉस्फोराइलेशन वगैरह होती है और हमारे पास उसके नतीजे में आयंस का रिफ्लक्स बढ़ जाता है। तो ये है वो सेकेंडरी मैकेनिज्म जो डिलेड होता है। ये जी क्यू को सेकंड मैसेंजर भी कहा जाता है। लास्ट वन इज द वो वाली क्लास है जिसे कहते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, सेल के अंदर मौजूद है। ड्रग, अच्छा इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, वो ड्रग्स जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं, लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, वो आसानी से डिसॉल्व होकर क्रॉस कर जाती हैं लिपिड की मेम्ब्रेन को और सेल के अंदर आ जाती है। या वो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूल बड़ा छोटा है तो वो इस वजह से इन पोर्स में आसानी से गुजर के अंदर आ जाएगी। ये आती हैं सेल के अंदर, रिसेप्टर पे बाइंड हुई, रिसेप्टर की स्ट्रक्चर में कन्फर्मेशन चेंजेस लाई। इन चेंजेस के नतीजे में क्या होता है, ये रिसेप्टर जाएगा और सेल में न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए के ऊपर होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वे जाता है उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के ऊपर अटैचमेंट से सेल के आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनता है। अब हमें पता है मुख्तलिफ कामों के लिए हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो ये उस सिस्टम को, उस पाथवे को स्पीड अप कर देता है। लेकिन आपके पास बात यह है कि यहाँ पर वो डिलेड मैकेनिज्म, क्योंकि सेल का सबसे पहले ड्रग का सेल के अंदर आना, रिसेप्टर पे अटैचमेंट करके उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस के बाद उस रिसेप्टर का न्यूक्लियस में जाना और न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ अटैचमेंट और फिर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाना और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से जो है तो फिर प्रोटीन का बना और फिर प्रोटीन का अपना इफेक्ट शो करना, ये सारा जो है तो थोड़ा लंबा किस्सा है। तो यहाँ पर ड्रग का इफेक्ट थोड़ा स्लो होता है, जबकि बाकी तीनों में ड्रग का इफेक्ट तेजी से शो होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या होती है, जब दो ऑपोजिट एक्शन ड्रग्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें या कम कर दें, इसे कहते हैं एंटागोनिज्म। एगोनिस्ट वो होता है जो किसी भी रिसेप्टर से बाइंडिंग होकर इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। एंटागोनिस्ट वो होता है जो रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, इफेक्ट को ब्लॉक करता है। तो जब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का मुकाबला या आमना सामना होता है, इस चीज को कहते हैं ड्रग एंटागोनिज्म। अब ड्रग एंटागोनिज्म चार तरह की होती है, केमिकल, फार्माकोकाइनेटिक, एंटागोनिज्म बाय रिसेप्टर ब्लॉकेड या फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म में क्या होती है, केमिकल एंटागोनिज्म में आपको मैंने इसी लेक्चर के स्टार्ट में जो एग्जांपल दी थी ना, वो केमिकल रिएक्शन वाली, कि आपके पास एंटासिड्स जो हैं वो स्टमक में मौजूद एसिड के साथ कंबाइन होके तो एसिड के फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। कैसे ब्लॉक करते हैं, उसके साथ कंबाइन होके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, तो जिसके नतीजे में उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। तो ये हो गई केमिकल एंटागोनिज्म। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या है, इन केस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म द एंटागोनिस्ट डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव ड्रग। अगला हमारे पास है एंटागोनिज्म बाय रिसेप्टर ब्लॉकेड।
इस पे हमारे पास 2 तरह की आती हैं, कम्पेटिटिव एंटागोनिज्म और नॉन कम्पेटिटिव एंटागोनिज्म। कम्पेटिटिव एंटागोनिज्म क्या है कि यहाँ पर कम्पेटिटिव लफ्ज़ का मतलब यानी कि जिनमें मुकाबले की सलाहियत होती है। तो क्या है, आपके पास किसी रिसेप्टर पे आपने कोई ड्रग दी है, वो एगोनिस्ट के तौर पे काम कर रही है। आप क्या करते हैं, उसी रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक एंटागोनिस्ट दे देते हैं। अब एंटागोनिस्ट आता है, वो रिसेप्टर को हटा देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है रिसेप्टर के ऊपर। कंपेटिटिव एंटागोनिज्म में क्या है कि अगर मैं क्या करूं कि मैं एगोनिस्ट की मिकदार को या स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा दूं, तो वो आके मुकाबले में फिर एंटागोनिस्ट को हटा के उसकी जगह लग जाएगा। तो इसमें क्या है, फुल रिवर्सिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। आप डोज बढ़ाते जाएं तो वो एक दूसरे की जगह लेते जाएंगे। नॉन कंपेटिटिव एंटागोनिज्म में क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि कोई भी ड्रग आए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंटागोनिस्ट है, वो आता है और रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पर ऊपर नहीं बल्कि साइड पे एक और जगह होती है, उस लोकेशन में जाके अटैचमेंट करके ना रिसेप्टर की तस्वीर ही को, शक्ल ही को बदल देता है। जैसे अगर आप लोगों ने स्कूल में लॉक एंड की मैकेनिज्म एंजाइम्स में याद हो, तो किस तरह से कि हर एक ताले की अपनी चाबी होती है। तो अगर हम ताले की शक्ल बदल देंगे, रिसेप्टर को अगर ताला समझें और इस ताले की शक्ल ही बदल जाए, तो क्या होगा, क्या वो चाबी वहां पे फिट होगी? नहीं। वो एगोनिस्ट आप जितना भी बढ़ाते जाएंगे, वो तो रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट ही नहीं कर सकता। ये होती है नॉन कंपेटिटिव एंटागोनिज्म। यानी कि अगर आप कितनी भी आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, मगर वो उस रिसेप्टर पे जाके अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। ये है नॉन कंपेटिटिव एंटागोनिज्म। अगला आता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या होती है, जब दो अलग ड्रग्स हैं, दोनों एगोनिस्ट हैं, एक रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं, दूसरा दूसरे रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं, आपस में उनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बात क्या है कि जो इफेक्ट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन जो है वो हार्ट रेट और प्यूपिल साइज को कम करता है, लेकिन एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है, नॉरएड्रेनालिन अपने रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है, लेकिन नॉरएड्रेनालिन जो है वो हार्ट रेट और प्यूपिल साइज को बढ़ा रहा है। अब हैं तो अलग अलग रिसेप्टर्स, अपने अपने काम है, एक भी एगोनिस्ट है, दूसरा भी है, मगर दोनों ने क्या है, दोनों के इफेक्ट फिर बॉडी पे रिस्पॉन्स की सूरत में जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट शो होते हैं। लास्ट में आते हैं रिसेप्टर रेगुलेशन। आइदर अप रेगुलेशन होती है या डाउन रेगुलेशन होती है। डाउन रेगुलेशन क्या है, रिसेप्टर्स बिकम डिसेंसिटाइज या लेस सेंसिटिव हो जाते हैं जब बार बार उसको कोई ड्रग शो की जाए। मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रग है जो आप दे रहे हैं और वो लंबे अरसे के लिए दे रहे हैं, बार बार का देना आपको उस ड्रग का उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को डाउन कर देता है, लो कर देता है, इसे कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। ये चीज कहलाती है डाउन रेगुलेशन। जबकि रिसेप्टर की अप रेगुलेशन क्या होती है, जब रिसेप्टर्स वो सुपर सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव हो जाएं। कैसे, जब आप किसी ड्रग की हाई डोज दे देते हैं, हमने किसी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की हाई डोज देकर रिसेप्टर को खूब एक्टिवेट कर दिया, सुपर सेंसिटिव कर दिया, इस चीज को कहा जाता है अप रेगुलेशन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।